फ्रेंड्स, माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल में द्वैत शासन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था बक्सर के युद्ध तथा प्लासी के युद्ध के विषय में, जिसमें हमने पढ़ा था कि बक्सर के युद्ध के बाद क्या है कि अंग्रेज बंगाल को पूरी तरीके से जीत लेते हैं और बंगाल पर पूरा अधिकार किसका हो जाता है? अंग्रेजों का हो जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे, इनके साथ साथ मीर कासिम, जिन्हें एक बार बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफर को हटाकर, और उन्हें फिर से उनके पद से हटा दिया जाता है। मीर कासिम, शाह आलम तथा अवध के जो नवाब हैं सुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर क्या है अंग्रेजों से भिड़ जाते हैं और इसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में क्या है कि अंग्रेज इन तीनों को पराजित कर देते हैं। इनको पराजित करने के बाद जो अंग्रेजों की स्थिति है वो बंगाल में काफी मजबूत हो चुकी है। तो आज हम पढ़ेंगे कि बक्सर के युद्ध के बाद जब अंग्रेज ने पूरा बंगाल क्षेत्र जीत लिया था, उसके बाद वे यहाँ पर क्या करते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो द्वैत शासन व्यवस्था है, इसका प्रारंभ कब होता है? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में द्वैत शासन व्यवस्था लागू होती है बंगाल में। ये जो द्वैत शासन व्यवस्था है, द्वैत का अर्थ है दो, शासन व्यवस्था यानी कि शासन को चलाने वाले जो लोग हैं वो कौन होंगे? दो होंगे, यानी दो शासकों द्वारा जब शासन चलाया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? द्वैत शासन। तो अंग्रेज बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू करते हैं, जिसके अंतर्गत ये नियम बना देते हैं कि बंगाल में शासन अब कौन करेगा? नवाब तो करेंगे, नवाब के साथ साथ अंग्रेज भी बंगाल में शासन करेंगे। तो आइए हम इस विषय में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को बनाया और कैसे कैसे यहाँ पर कार्य किया और इसका क्या प्रभाव पड़ा तथा इस द्वैत व्यवस्था के कारण क्या थे। इन सभी चीजों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो जो द्वैत शासन व्यवस्था है, अर्थ क्या हुआ इसका? दो शासकों द्वारा शासन चलाना, दो शासकों द्वारा शासन। अब किसी भी शासन के लिए दो चीजें होती हैं, एक है दीवान और एक है निजाम। ये जो दीवान है, इसके अंतर्गत जो राजा के कार्य आते हैं वो क्या है कि राजा क्या है कर की वसूली करेंगे, जितने भी प्रकार के राजस्व कर लगाए जाएंगे उन सबकी वसूली का कार्य किसके अंतर्गत आता है? दीवान के अंतर्गत। और निजाम के अंतर्गत आता है कि जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, जैसे कि अपने राज्य में सुरक्षा बनाए रखनी है, सुरक्षा के साथ साथ वहां की जनता को सुविधाएं देनी है, अपने पूरे समाज में शांति बनाए रखनी है, लोक निर्माण के कार्य करने हैं, जैसे सड़क निर्माण करना है, मतलब जनता के हित के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे उन सबका दायित्व। तो अंग्रेज क्या करते हैं, जब ये द्वैत शासन व्यवस्था बना देते हैं, तो जो दीवान है इसके अंतर्गत क्या है? राजस्व, राजस्व एकत्रित करना, मतलब सभी प्रकार के कर एकत्रित करना। तो ये कार्य तो ले लेते हैं कौन? अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं। राजस्व एकत्रित करने का अधिकार अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं। और निजाम, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक कार्य आते हैं, प्रशासनिक कार्य थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि याद रहे। रक्षा, शांति, लोक निर्माण के कार्य, ये सारे कार्य किसको दे दिए जाते हैं? ये सौंप दिए जाते हैं नवाब। ये सारे कार्य किसको सौंप दिए जाते हैं? नवाब को। और राजस्व एकत्रित करने का जो अधिकार है वो कौन रख लेता है अपने पास? स्वयं अंग्रेज अपने पास इस अधिकार को रख लेते हैं। मतलब अंग्रेज डिसाइड करते हैं कि बंगाल में जो भी राजस्व एकत्रित किया जाएगा उस राजस्व को एकत्रित तो हम करेंगे,
लेकिन वहां की जनता के लिए जो कार्य किए जाएंगे, उनके लोक निर्माण के जो भी कार्य होंगे, सड़क निर्माण करना, जनता के प्रति जितने भी उत्तरदायित्व हैं, वो सारे कौन निभाएगा? वो निभाएंगे नवाब। तो यहाँ पर है ये उत्तरदायित्व, ये सारे किसके अंतर्गत हो गए? ये सारे हो गए उत्तरदायित्व, जनता के प्रति उत्तरदायित्व हैं। उत्तरदायित्व सारे किसको सौंप दिए गए? नवाब को। और अधिकार किसने रख लिए अपने पास में? अधिकार रख लिए अंग्रेजों ने अपने पास में। तो इसे ये भी कहा जा सकता है कि अंग्रेज उत्तरदायित्व रहित अधिकार अपने पास रखते हैं। मतलब उनके पास अधिकार तो है धन एकत्रित करने का, लेकिन उनके कोई उत्तरदायित्व नहीं है जनता के प्रति, उनको कोई भी कार्य नहीं करने हैं। उत्तरदायित्व रहित अधिकार तो अपने पास रख लेते हैं, और अधिकार रहित उत्तरदायित्व मतलब इनके पास जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। नवाबों को क्या सौंप देते हैं? नवाबों को सौंप देते हैं अधिकार रहित उत्तरदायित्व। अधिकार कोई नहीं दिए गए और जिम्मेदारियां सारी सौंप दी गई। अधिकार रहित उत्तरदायित्व। अब अंग्रेज ये राजस्व एकत्रित करने का कार्य अपने पास तो रखते हैं, लेकिन चालाकी क्या करते हैं कि राजस्व ले तो स्वयं रहे हैं, लेकिन राजस्व लेने के लिए इन्होंने जिन अधिकारियों की नियुक्ति की है वे कौन है? सभी भारतीय हैं। तो किन किन भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई? बिहार के क्षेत्र में, बिहार में राजस्व एकत्रित करने का कार्य सौंपा गया राजा सलावत राव को। उड़ीसा में यह कार्य सौंपा गया राय दुर्लभ को। इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप यहां से राजस्व को एकत्रित कीजिए और लाकर किन्हें? अंग्रेजों को सौंप दीजिए। और बंगाल में यह कार्य सौंपा गया, बंगाल में कार्य सौंपा गया मोहम्मद रजा खां को। इन व्यक्तियों को इन्होंने यहाँ पर नियुक्त कर दिया। बिहार में कर दिया किसको? राजा सलावत राव को, उड़ीसा में राय दुर्लभ को, और बंगाल में मोहम्मद रजा खां को राजस्व एकत्रित करने के लिए नियुक्त कर दिया गया कि आप इन क्षेत्रों से राजस्व पूरा एकत्रित कीजिए। आपकी जिम्मेदारी है यहाँ से राजस्व एकत्रित करने की, और राजस्व एकत्रित करके क्या है? आप हमें अंग्रेज यानी कि अंग्रेजों को सौंपेंगे। तो ऐसे इन्होंने नियम बना दिए। साथ ही ये डिसाइड होता है कि राजस्व जितना भी एकत्रित होगा उस राजस्व में से 53 लाख रुपए, 53 लाख रुपए अंग्रेज किसको देंगे? अंग्रेज देंगे नवाब को। किसके लिए देंगे? ये 53 लाख रुपए पूरे साल के लिए दे जा रहे हैं नवाब को। किसके लिए? लोक निर्माण के कार्य के लिए, मतलब अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए। जो अंग्रेजों द्वारा राजस्व में से जो भाग दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है? 53 लाख रुपए। साथ ही साथ इसी में से 26 लाख रुपए जो मुगल शासक है शाह आलम द्वितीय, उनको वार्षिक पेंशन देना तय होता है। हमने पहले पढ़ा था कि जब 1739 में बंगाल के नवाब बनते सरफराज और अलवर्दी खां उनकी हत्या कर देते हैं, और 1740 में स्वयं वहां के नवाब बन जाते हैं। अब ये नवाब तो बन जाते हैं अलवर्दी खां, लेकिन ये एक अवैधिक रूप से बने थे नवाब, इसीलिए क्या करते हैं कि 2 करोड़ रुपए का नजराना मुगल शासक के पास भेजते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप मुझे वैध रूप से क्या है नवाब यहाँ का घोषित कीजिए बंगाल का, और वे उन्हें वहां का नवाब बना देते हैं। फरमान जारी कर देते हैं कि बंगाल का नवाब अब कौन है? अलवर्दी खां है। लेकिन इन 2 करोड़ रुपए देने के बाद अलवर्दी खां किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य
राजस्व वहां पर नहीं देते हैं। और उनके बाद से जो मुगल शासक को राजस्व देने की प्रथा थी वो समाप्त हो गई थी बंगाल के क्षेत्र से। मतलब बंगाल के क्षेत्र से किसी भी प्रकार का कोई राजस्व, उनके बाद सिराजुद्दौला भी हुए, उन्होंने भी कोई राजस्व नहीं दिया मुगल शासक को, तो राजस्व देना ये बंद कर देते हैं। सिर्फ बंगाल के क्षेत्र की बात यहाँ पर की जा रही है। बंगाल के क्षेत्र से मुगल शासक को ये देना बंद कर दिया जाता है, राजस्व देना बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज 26 लाख रुपए क्या करते हैं, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन ये नवाब को दिए जा रहे हैं। किसके लिए? उत्तरदायित्व के लिए। उनके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं। 53 लाख रुपए सालाना और 26 लाख रुपए शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को दिए जा रहे हैं पेंशन के रूप में। अब बात ये सामने आती है कि जब 1764 के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर पूरा अपना नियंत्रण कर लिया था, तो यहाँ पर ये द्वैत शासन वाली बात कहाँ से आई? उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन लगाया? जब वो बंगाल के पूरे क्षेत्र को जीत ही चुके थे तो वह चाहते तो स्वयं वहां पर शासन करते, अपना कोई व्यक्ति वहां पर राजा नियुक्त करते और पूरे बंगाल पर स्वयं वहां पर शासन करते। ये बात निकलकर सामने आती है कि ऐसा उन्होंने क्यों करा, अंग्रेजों ने ऐसा क्यों करा कि नवाब का जो पद था वो उन्होंने बनाए रखा, बंगाल में शासन करने के लिए नवाब को बनाए रखा। लेकिन वह सिर्फ नाम मात्र का नवाब था, उसके पास किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार नहीं थे। जो भी कार्य किए जा रहे थे वो अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन नाम के लिए उन्होंने वहां पर क्या है, नवाब को बनाया। तो आता है कि द्वैत शासन के कारण क्या थे। ये जो द्वैत शासन लागू किया गया इसके कारण क्या थे, थोड़े से हम कारण के विषय में पढ़ लेते हैं कि किस कारण से यहाँ पर ये जो निजाम का पद है वो बनाया गया, नवाब का पद वहां पर बनाया गया। द्वैत शासन के कारण। विद्रोह का डर। सबसे पहला कारण तो यही है कि अंग्रेजों को जो था वो विद्रोह का डर था। उन्हें डर था कि हम तो बाहर से आकर यहाँ पर हमने पूरी की पूरी क्या है, राजनीति में हस्तक्षेप किया और बंगाल पर अपना अधिकार कर जरूर लिया है, लेकिन हम आए तो बाहर से हैं। यहाँ ये क्षेत्र किसका है, भारतीयों का है। यदि सारे भारतीय लोग जो हैं वो सारे एकत्रित हो जाएं और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दें तो क्या है कि अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वे संख्या में भी सीमित थे। तो सबसे पहला कारण यह है कि उन्हें विद्रोह का डर था। उन्हें डर था कि बंगाल की जनता सभी के साथ मिलकर क्या है, सभी भारतीयों के साथ मिलकर क्या है, किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह ना कर दे। इसीलिए वे क्या करते हैं कि नवाब के पद को बनाए रखते हैं कि यहाँ पर जो शासन कर रहे हैं वो अभी भी कौन कर रहे हैं, नवाब कर रहे हैं। इसीलिए वो एक चाल भी चलते हैं। अभी हमने पहले पढ़ा कि राजस्व लेते तो वो स्वयं है, लेकिन राजस्व लेने के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं वह अंग्रेजों को नियुक्त नहीं करते, वह अधिकारी नियुक्त करते हैं भारतीय, ताकि जब भारतीय वहां पर राजस्व लेने के लिए जाएं तो जनता के मन में ये भ्रम रहे कि जो राजस्व है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, नवाब के द्वारा लिया जा रहा है। और इससे क्या है कि नवाब के प्रति उनमें घृणा पैदा हो जाए कि नवाब क्या है, अब नवाबों के पास जब पैसा ही नहीं है तो वह कैसे अपने उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं कि भारतीयों को नियुक्त करते हैं कि ताकि जनता का किसी भी प्रकार का कोई भी आक्रोश क्या है, अंग्रेजियों को सहन ना करना पड़े। तो पहला कारण क्या है इसका, द्वैत शासन लागू करने का, कि उनको विद्रोह का डर था, क्योंकि अंग्रेज सीमित संख्या में थे। अंग्रेज सीमित संख्या में थे। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व से बचना चाहते थे। उत्तरदायित्व से बचना चाहते थे
अंग्रेज चाहते थे कि भारत में उन्हें लाभ तो अधिक से अधिक हो, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं निभाना पड़े। इसीलिए वे स्वयं नवाब नहीं बनते, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि हम राजा बन जाएंगे तो हमारी जनता के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी होंगे, उन्हें हमें पूरा भी करना पड़ेगा। जनता को खुश रखने के लिए हमें वो कार्य भी करने पड़ेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, इस बात से अपने उत्तरदायित्व से बचने के लिए अधिक लाभ की लालसा में ये यहाँ पर नवाब स्वयं नहीं बनते हैं। वो यहाँ पर जो राजा है वो स्वयं नहीं बनते हैं और नवाब का पद यहाँ पर बनाए रखते हैं। इसीलिए द्वैत शासन व्यवस्था को लागू करते हैं। उत्तरदायित्व से बचना। तीसरा कारण, प्रतिद्वंदियों से प्रतिद्वंदियों के एकजुट होने का भय। अंग्रेजों को इस बात का भी डर था कि जिस प्रकार अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, इसी प्रकार से भारत में अन्य कंपनियां भी आ रही थी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि डच भी यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, फ्रांसीसी यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, तो ये पुर्तगाली भी थे। तो ये क्या थे, अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी थे। तो उन्हें इस बात का डर था कि अगर ये प्रतिद्वंदी एकजुट ना हो जाए और अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह ना कर दे, तो ये भी कारण हो सकता है कि उन्हें प्रतिद्वंदियों का डर था कि ये तीनों लोग मिलकर क्या है, हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह ना कर दे। इसीलिए वे यहाँ पर द्वैत शासन व्यवस्था को बनाए रखते हैं। चौथा कारण, इनके पास कर्मचारियों का अभाव था। कर्मचारी इनके पास क्या थे, सीमित मात्रा में थे और किसी भी व्यवस्था में शासन चलाने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता ज्यादा होती है और ये सीमित मात्रा में इनके पास कर्मचारी थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है, कर्मचारियों का अभाव। तो ये थे द्वैत शासन व्यवस्था के कारण, जिसमें हमने पढ़ लिया कि अंग्रेजों को विद्रोह का डर था, वह उत्तरदायित्व से बचना चाहते थे क्योंकि वह लाभ तो अधिक कमाना चाहते थे, लेकिन अपनी कोई भी जिम्मेदारियां जनता के प्रति नहीं निभाना चाहते थे। तीसरा, उन्हें इस बात का डर था कि जो उनकी प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं वो एकजुट होकर उनके विरोध में ना खड़ी हो जाए। और चौथा, उनको इस बात का भी डर ये भी था कि कर्मचारियों का उनके पास में अभाव था। तो ये थे द्वैत शासन व्यवस्था के कारण, अंग्रेजों द्वारा जो द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई उसके कारण। अब जब यहाँ पर द्वैत शासन व्यवस्था लागू कर दी गई तो इसका परिणाम क्या निकलता है, द्वैत शासन व्यवस्था का परिणाम। द्वैत शासन व्यवस्था का परिणाम। जब इन्होंने द्वैत शासन व्यवस्था लागू कर दी और राजस्व एकत्रित करने का अधिकार क्या है, किस अपने पास रख लिया, और जो अधिकारी नियुक्त किए वो कौन किए, भारतीय किए। अब ये क्या करते थे कि राजस्व अपनी मर्जी से निर्धारित करते थे और उसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती थी। मतलब अगर इन्होंने 12 रुपए निर्धारित किए हैं कर लेना किसी क्षेत्र में, तो यहाँ से 12 रुपए ही वसूल करते थे। यदि उपज हुई है तब भी, उपज नहीं हुई है तब भी, इनको अपना जो राजस्व था वो पूरी मात्रा में चाहिए था। ये किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो इससे क्या था कि जो भारतीय जनता थी उनके प्रति बहुत ही ज्यादा आक्रोश पैदा होता जा रहा था। यहाँ पे क्या होता है कि अराजकता फैल जाती है। भ्रष्टाचार और किसानों की हालत काफी गंभीर हो जाती है। किसानों की जब द्वैत शासन व्यवस्था लागू कर दी जाती है तो भ्रष्टाचार फैल जाता है और किसानों की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। भ्रष्टाचार कैसे फैल रहा होता है
कि जो अंग्रेज शासन करने के लिए, अंग्रेज जो शासन कर रहे होते हैं, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, वो अपने निजी लाभ के लिए भी क्या है यहाँ पर गलत काम करने आरंभ कर देते हैं, मतलब गलत तरीके से यहाँ पर राजस्व की वसूली करते हैं। तो इससे क्या है कि भ्रष्टाचार फैल रहा है और ये किसी भी प्रकार की किसानों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। नवाब के द्वारा किसी प्रकार के किसानों के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे थे, भूमि सुधार के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे थे, किसी भी प्रकार की कोई नीति नहीं बनाई जा रही थी जिससे कि क्या है कृषि के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई उन्नति हो सके। और इसके विपरीत क्या किया जा रहा था कि उनसे राजस्व भारी मात्रा में वसूला जा रहा था। तो जिससे क्या होता है कि किसानों की स्थिति काफी खराब हो जाती है। और इसका फर्क क्या पड़ता है, जब कृषि की हालत खराब है, जब कृषि व्यवस्था ही बेकार हो जाती है, तो इसका फर्क पड़ता है रेशम व्यापार, जो वस्त्र व्यापार है, उस पर भी काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता था। तो ये सारे इसके हो जाते हैं परिणाम। अब यह है कि द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कब होता है। इस व्यवस्था को लागू किसने किया था? द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किसने किया था? किसके शासनकाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू हुई थी? तो ये व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? लॉर्ड क्लाइव के। किसके शासनकाल में? लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में ये व्यवस्था लागू हुई थी और ये समाप्त हुई समाप्त कब हुई ये प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है कि कब ये शुरू हुई और कब समाप्त हुई। शुरू हुई 1765 में और किसके शासनकाल में? लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। और समाप्त हुई है 1772 में। 1772 में समाप्त होती है। और इस टाइम जो यहाँ पे गवर्नर होते हैं वो कौन होते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान ये खत्म होती है। इससे रिलेटेड ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि किस इतिहासकार ने ये इस काल को लूटपाट का काल कहा है। तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए जिनका नाम क्या है? प्रसिद्ध इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर इसे निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग कहा है। किसको कहा है? द्वैत शासन व्यवस्था को क्या कहा है? निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट की जा रही थी इस युग में। निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग भी कहा है। तो हमें मेन चीजें जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि द्वैत शासन व्यवस्था में जो राजस्व वसूली का अधिकार था वो अंग्रेजों ने अपने पास रखा था और जितने भी उत्तरदायित्व थे वो नवाब को सौंप दिए गए थे। इस व्यवस्था को शुरू किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। और समाप्त किसने किया था? समाप्त किया था इसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और कब किया था? 1772 में। और ये शुरू कब हुई थी? 1765 में। एक ही स्टेटमेंट है जो प्रसिद्ध इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने कहा है। इसे क्या कहा है? इस युग को निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग कहा है। बंगाल के द्वैत शासन का जो युग है इसे निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग भी कहा गया है। तो ये थी द्वैत शासन व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने यहाँ पर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।